बिहार का रहने वाला कोई भी प्रवासी मजदूर जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, अगर वह बिहार के बाहर किसी तरह की दुर्घटना का शिकार हो जाता है और तत्काल उनकी मौत हो जाती है या दुर्घटना के कारण 180 दिनों के अंदर मौत हो जाती है, तो उनके परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। जबकि अस्थायी रूप से अपंगता या ज़्यादा गहरी चोट होने पर 75,000 रुपये और आंशिक अपंगता की स्थिति में 35,500 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इस पूरी योजना को और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब, मैं शाह फैसल, जागो बिहार में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने बिहारी कामगारों और परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नाम की एक योजना चलाती है। चूंकि यह योजना बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए है, इसीलिए पहले यह जान लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो काम की तलाश में अपने घर से दूर जाकर अस्थायी रूप से रहता है, फिर काम खत्म कर बीच बीच में घर लौटता है, उसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है। जैसे बिहार के लाखों लोग राज्य के बाहर भारत के अन्य राज्यों में तरह तरह का काम करते हैं, वे बिहार के प्रवासी मजदूर हुए। अब लौट आते हैं मुद्दे पर। पहले यह जान लीजिए कि किस तरह की मौत या अपंगता के लिए मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी बिहार राज्य का रहने वाला श्रमिक जो देश के अन्य राज्य या विदेश में मारा जाता है, तो उसका परिजन इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए मृतक की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। मजदूरों की मौत या अपंगता के निम्न कारण होने चाहिए: ट्रेन या सड़क दुर्घटना, बिजली का झटका, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष या भवन गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना से मौत या अस्थायी व आंशिक अपंगता के शिकार व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कोई प्रवासी मजदूर किसी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन के कारण मारा जाता है या आत्महत्या कर लेता है, तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अपंगता का शिकार कोई मजदूर या मृतक मजदूर के परिजनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। मृतक या अपंगता के शिकार मजदूर का उम्र साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों में कोई भी एक कागज देना काफी है। साथ ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे यह साबित हो कि मृतक या आवेदक बिहार का रहने वाला है। इस बात की पुष्टि के लिए निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार के बाहर यदि कोई प्रवासी मजदूर दुर्घटना के कारण अपंगता का शिकार हो जाता है और इसके मुआवजे के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वहीं अगर कोई परिवार किसी मृतक मजदूर के मुआवजे के लिए आवेदन करना चाहता है, तो मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुलिस एफआईआर से संबंधित कागजातों की जरूरत होती है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर कॉपी। साथ ही आवेदक द्वारा कही गई बातों की पुष्टि के लिए कुछ गवाहों के नाम और हस्ताक्षर की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आवेदक किसी तरह की अपंगता या मृत्यु का दावा कर रहे हैं, तो यह बात सच है, इसके लिए आसपास के 5 लोगों के हस्ताक्षर के साथ एक एफिडेविट की जरूरत होती है। वहीं अगर आवेदन मृतक के मुआवजे के लिए किया जा रहा है, तो भी एक एफिडेविट की जरूरत है। इस एफिडेविट में मृतक और परिजनों की जानकारी होगी, या यूं कहें कि एक वंशावली की जरूरत होती है। जब ये सभी कागजात तैयार हो, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर जानकारी भरना होगा। चलिए देखते हैं आवेदन कैसे किया जाता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कोई भी अपना सर्चिंग ब्राउज़र खोल लीजिए और उस पर आप सर्च करिए सर्विस प्लस बिहार। तो सर्विस प्लस बिहार आप जैसे ही सर्च करेंगे, ऊपर में जो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, उसकी पूरी जो वेबसाइट की लिंक है वो ये है serviceonline.bihar.gov.in। तो ऊपर में हम लोग पहले लिंक को ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर में दिखेगा ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है लोक सेवाएं, उसके स्लाइडिंग में आपको साइड में दिख रहा होगा श्रम संसाधन विभाग, और आपको उसके बाजू में ये लिंक मिल जाएगा। तो खुलने का तरीका क्या है,
ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे, नीचे में ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। लोक सेवाओं पर जैसे ही आप कर्सर को लेकर के जाएंगे तो फिर से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप श्रम संसाधन विभाग में जैसे ही अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे तो और एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और वहाँ जो आपको ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो पोर्टल है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो खुल जाएगा। तो सबसे ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रपत्र 1 है, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा पत्र। अनुदान का प्रकार शुरू में ही हमने बताया कि 2 तरह के अनुदान मिलते हैं, एक मृत व्यक्ति के लिए या फिर पूर्ण अस्थायी अपंगता या फिर अस्थायी आंशिक अपंगता से पीड़ित प्रवासी मजदूर जो हैं उनके लिए। तो आप जिनके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं वैसा आप क्लिक कर सकते हैं। अगर मृत व्यक्ति के लिए तो मृत पर, और अगर पूर्ण अस्थायी के लिए करना चाहते हैं तो पूर्ण अस्थायी पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा नेम ऑफ लेबर, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है अंग्रेजी में और फिर साइड में हिंदी में लिखना है। फिर आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में बिहार के सभी ज़िले मिल जाएंगे, क्योंकि यह योजना बिहार सरकार की है और बिहार के मजदूरों के लिए ही है, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ बिहार के ही ज़िले दिखेंगे। तो जिस भी ज़िले से प्रवासी मजदूर रहे हैं या जिस भी ज़िले के प्रवासी मजदूर हैं उस ज़िला को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अनुमंडल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, प्रखंड, थाना और फिर गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी आप जैसे भी लिखना चाहें गांव का नाम लिखना है, पिन कोड डालना है, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस लिखना है, एक वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आपको कई अपडेट जो है मेल के माध्यम से भी मिलेगा, और एक वैलिड और सही मोबाइल नंबर, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इसी मोबाइल नंबर के ज़रिए से जो है चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर भर लेने के बाद जो है आपसे अस्थायी निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो मजदूर जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है वो नगर पंचायत से हो या फिर नगर परिषद से, नगर निगम से या फिर ग्राम पंचायत से। तो जैसा भी स्थिति है, गांव देहात में ग्राम पंचायत चलता है, शहरी क्षेत्र में 3 निकाय होता है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर है तो ग्राम पंचायत लेगा, शहरी क्षेत्र का जो है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपने पंचायतों की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी पंचायत है आपका आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें उसे। उसके बाद जो बैंक के खातों का डिटेल है वो मांगा जा रहा है। तो अगर मृत व्यक्ति के लिए आवेदन हो रहा है तो जो आश्रित हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनके बैंक खातों का डिटेल यहाँ पर देना है, और अगर मजदूर आंशिक रूप से अपंगता का शिकार हुआ है तो वे अपना खाता संख्या यहाँ पर जो है बैंक का खाता संख्या यहाँ पर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये प्लस जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है और एक ऐड कर सकते हैं, अगर इसको आप आश्रितों के बारे में अगर बात करें मृत्यु की स्थिति में, लेकिन एक ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बाद में फिर जा कर के कोई एक ही खाते को चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है दुर्घटना का विवरण मांग रहा है कि दुर्घटना जो हुआ है वो भारत में हुआ है या फिर भारत के बाहर हुआ है। अगर भारत के अंदर हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर भारत से बाहर किसी और देश में दुर्घटना का शिकार हुआ है तो आउटसाइड इंडिया लिखना पड़ेगा। तो इनसाइड इंडिया में आपको क्या क्या मांगा जा रहा है, तिथि और समय, किस तारीख में दुर्घटना हुआ था, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ये मेन्यू है इसमें आपको दुर्घटना का डिटेल डालना है, इसीलिए दुर्घटना की तिथि और समय का चयन करना है, और किस राज्य में दुर्घटना हुआ है वो यहाँ पर डालना है। जिस भी राज्य में दुर्घटना हुआ है उस राज्य का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्थान बताना पड़ेगा। स्थान बताने के बाद जो है यहाँ पर फिर एक और डेट सिलेक्ट करने को कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला दंडाधिकारी, पंचायत, शहरी निकाय को कब सूचित किया गया। तो आप जो है ये दुर्घटना या FIR का जो डिटेल होता है उसी तारीख को यहाँ पर भर सकते हैं कि फला तारीख को जो डेट में ये खबर दिया गया था। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जिस दिन FIR दर्ज होता है उस पुलिस कॉपी को देख करके वही डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। दुर्घटना का विस्तृत ब्यौरा, तो यहाँ पर जो है आप दुर्घटना के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। तो वो तमाम चीज़ें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, जैसे भी चाहे आप लिखें इसको।
और यहाँ पर और एक डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यह कह रहा है कि प्राथमिकी, सनहा या फिर पंचनामा दर्ज करने की तिथि। आप अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं किए हैं, सनहा दर्ज नहीं किए हैं, तो पंचनामा कम से कम होगा सरपंच वगैरह के पास, तो उसकी एक तारीख जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिस भी तारीख को एफआईआर हुआ है। तो मोस्टली केसेस में जो है, जो बाहर में जिनका भी मृत्यु होता है तो पोस्टमार्टम वगैरह होता ही है, तो एफआईआर होता ही है, तो इसलिए एफआईआर का डेट यहाँ पर भी आपको जो है डाल देना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जो है आपसे यहाँ पर गवाहों का विवरण मांगा जा रहा है कि आप अगर कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु हुई है, आप अगर कह रहे हैं कि किसी का कोई लॉस हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो फिर उसका कोई गवाह होना चाहिए ना कि आप जो दावा कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल डालना है कि आप जिन गवाहों जो ये बात को प्रूफ करेगा कि हाँ भाई उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पर बता दीजिए आप। तो गवाह का नाम, गवाह का पता और संबंध क्या है। संबंध मतलब कि जो आवेदक हैं, जिनके नाम से आवेदन हो रहा है, उनसे उनका क्या संबंध है, ये यहाँ पर कर देना है। और ये सिर्फ कोई एक नहीं, कम से कम 5 का करें तो बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर एक चेक लिस्ट बता रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मृतक का पहचान हेतु प्रमाण पत्र। मृतक का पहचान हेतु प्रमाण पत्र का मतलब आप उनके पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र अगर आपके पास होना चाहिए। उम्र का सबूत वगैरह। तो कागजात के बारे में तो हमने बता ही दिया था आपको पहले ही कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, तो यही यहाँ पर चेकलिस्ट बताया गया है। और फिर बाद में जा कर के आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑफिस, आप कौन से कार्यालय में इसको आवेदन कर रहे हैं। तो आपका स्थानीय कार्यालय, अब मान के चलिए आप किसी ज़िले से हैं, तो पहले सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिवीज़न, कौन से डिवीज़न से आते हैं। अब मान के चलिए पूर्णिया डिवीज़न से हैं। जैसे डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे, चूंकि बिहार का योजना है तो बिहार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब डिवीज़न के 4 ज़िले हैं यहाँ पर, तो कोई एक ज़िला ले लिया आपने। उसके बाद आपसे प्रखंड मांगा जाएगा, है ना। सिलेक्ट ऑफिस, कौन से कार्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं। तो जो आपका स्थानीय अंचल कार्यालय होता है, ब्लॉक ऑफिस होता है, वहाँ पर आप करेंगे आवेदन, इसलिए आप अपने ब्लॉक ऑफिस को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे ही चूज़ करेंगे आप यहाँ पर जो है, ये कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस कोड को यहाँ पर डालेंगे। ये डालने के बाद जो है आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये सबमिट करने के बाद जो है आपके पास एक पावती आ जाएगा, यानी कि एक आप उसको चेक भी कर सकते हैं। पहले प्रीव्यू दिखाएगा आपको कि आपने जो चीज़ें डाला वो सही है या गलत है। आप पहले एक दफ़ा उस पर नज़र दोहरा लेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एक क्या कहते हैं इसको, एक रसीद मिल जाएगा। इस रसीद में आपका आवेदन संख्या भी होगा यहाँ पर। तो इससे आप जो है आने वाले दिनों में इस बात को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका आवेदन, आपने जो आवेदन डाला है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी स्थिति क्या है। तो वो स्थिति भी आप बाद में जान सकते हैं। तो ये एक तो इसका प्रिंट आउट आप रखेंगे अपने पास, और ईमेल आईडी पे भी आपका मैसेज मिल जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी ये मैसेज आ जाएगा आपका। तो उतना भी बड़ा मतलब टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आवेदन का काम कंप्लीट हुआ। और आइंदा दिनों में अगर आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक करने का तरीका भी बताया गया है कि आवेदन को ट्रैक किया जा सकता है। दाईं ओर आपको नागरिक अनुभव के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखे के माध्यम से कृपया स्क्रीनशॉट के संदर्भ में लें। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप कैसे जो है अपना आवेदन को चेक करेंगे कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। तो हम लोग थोड़ा बैक जा करके वो भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको नागरिक अनुभव यहाँ पर दिख रहा है। नागरिक अनुभव में जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद का पंजीकरण, पासवर्ड, आवेदन की स्थिति, ये दिख रहा है आपको आवेदन की स्थिति। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो एक एप्लीकेशन नंबर मिला है, वो एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति क्या है। थ्रू द एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, अगर उसके ज़रिए से आप चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा डालिए और फिर आप सबमिट करेंगे तो आपको डिटेल बताएगा। और अगर आप OTP के ज़रिए से, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर डाला है, तो आप OTP के ज़रिए से आप चीज़ों को ले सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है उसके ज़रिए से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यही पूरा आवेदन करने का प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक बार इस वेबसाइट में आकर के पहले तमाम चीज़ों को समझ लें और उसके बाद आवेदन करने की तैयारी करें।
यहां आवेदन करने के बाद नियमानुसार 44 कार्य दिनों के अंदर योजना का लाभ दिया जाता है, जो कुल 3 स्तरों पर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ के पास पहुंच जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी लेबर इंस्पेक्टर या अन्य किसी की सहायता से स्थलीय जांच कराते हैं। बीडीओ अगर स्थलीय जांच से संतुष्ट होते हैं तो एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाता है। ऐसा करते ही आवेदक की जानकारी जिला पदाधिकारी के कार्यालय पहुंच जाती है। वहां से अप्रूव होते ही आवेदन की जानकारी श्रम आयुक्त बिहार के पास पहुंच जाती है। यहां तक जांच पड़ताल का काम समाप्त होता है और अब किसी भी क्षण आवेदक के खाते में अनुदान की राशि आ सकती है। ध्यान रहे, यह राशि मृतक के परिजन के खाते में आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। साथ ही आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई लाभुक है जो इस योजना से अछूता है तो उनका आवेदन करवाने में भी आप जरूर मदद करेंगे। ध्यान रहे कि इस पूरे मामले में किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। इस योजना का लाभ पाना हर लाभुक का अधिकार है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सुझाव टिप्पणी के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।